सूत्र वाटिका चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप थंबनेल को देख के जान गए होंगे कि आज हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश चैप्टर, और ये क्लास 12th के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है ताकि उनको कम समय में बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट मिले जिससे वो ज़्यादा स्कोर कर पाए। ये अगर मैं बोलूँ कि इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है तो ज़्यादातर इसका क्वेश्चन नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने जाइएगा तो 90 के बाद से 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो इसी से रहते हैं, और सब्जेक्टिव में 5 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन एक रहता है। जैसे कि अगर हम नज़र डालें 2025 के एग्ज़ाम पे तो एक आपको मैं दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको बुक दिखा देता हूँ कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बुक कैसा रहता है। तो स्टोरी ऑफ बुक का अगर बिहार बोर्ड वाला कोई बुक लेगा तो एकदम ऐसा पिंक कलर का पतला सा बुक रहता है, ठीक है ना। इसमें 11th के लिए कुछ चैप्टर पढ़ने होते हैं, कुछ 12th के लिए, लेकिन हम लोग 12th के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए काम के चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसी ही अच्छी बुक है, इंग्लिश की नॉलेज के लिए अच्छी बुक मानी जाती है, अच्छा से आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे वैज्ञानिक नहीं बनना है, हमको इतना बनना है, इतना पढ़ना है कि जिससे हमारा सवाल हल हो जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है, ठीक ना। अदर भी सब्जेक्ट होते हैं जिसको समय देना होता है। देखिए, और एक पब्लिकेशन हाउस जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये है कैप्टन का रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश करके ये बुक। इसमें अच्छे से हिंदी इंग्लिश भी रहता है, तो आप इसको मंगवा भी सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट खींच के यूट्यूब गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे, गूगल पे और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगा, तो ये मिल जाएगा आपको। तो बात करें पिछले बार कितना सवाल इससे आया था, तो आते हैं PYQ के अंदर। देखिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सवाल आया था, जैसे कि देखिए अभी तो आपका आंसर नहीं पता चलेगा। जैसे पहला सवाल था 2025 में, TS इलियट वाज किस सेंचुरी के पोएट थे। इंडिमिनियस और हैपोक्रेन कौन लिखे हैं। हु इज़ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आसान सवाल है, क्लास 11th का सवाल है। सरोजनी नायडू इसका आंसर होगा। द नेम ऑफ ऑगस्टन वाज गिवन टू विच सेंचुरी पूछ रहा है। चौसर, लैंगैंड एंड विकल्फ आर इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑफ किस पीरियड का है वो पूछ रहा है। इन इंग्लैंड प्रिंटर प्रेस वाज इन्वेंटेड इन, कि इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ ये पूछ रहा है। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन, ये बहुत फेमस सवाल है। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक था ये पूछ रहा है। फिर विच लैंग्वेज इज सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है। इसका तो इंग्लिश मालूम ही होगा। फर्स्ट लैंग्वेज में कौन है, तो हिंदी। अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन स्प्रेड इन इंग्लैंड, आपको ये सब बताना है। तो देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कुल मिला के 1 से लेके यहाँ तक 10 तक ये जो है सवाल, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 2025 में पूछा है, और इसी तरीके से ये पूछते रहता है। इसका मामला आगे पीछे होते रहता है, लेकिन हाँ, कम से कम जो 90 के बाद जो सवाल दिखेंगे आपको यहीं से दिखेंगे, इसीलिए इसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इतना में आप ये जान चुके हैं कि आप क्या हमके लिए इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार कितना नंबर ये दिलाएगा बुक। तो अब हम अपने आते हैं कंटेंट के ऊपर, और इसको मैं ना बुक से पढ़ाऊँगा ना हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊँगा, मैं इसको PPT स्लाइड से पढ़ाऊँगा। अगर किसी को PPT चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, मैं किसी भी माध्यम से आपको भेज दूँगा, ठीक है। और जो मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे उनको पहले ही व्हाट्सएप के थ्रू इनका जो PPT स्लाइड है PDF कर लीजिए, वो मिल गया होगा। तो आते हैं हम लोग अपने PDF पे। देखिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश द अल्टीमेट क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12th, ये कुछ मैंने अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके बनाया है। तो इस सब में हमको ज़्यादा समय नहीं देना है, हमको कंटेंट पे फोकस करना है, और इसको हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़िएगा। और हो सके तो मुझसे PDF लेके इसका PDF निकाल के इसको रट जाइएगा। सीधे पहली बात, ऐसा सब्जेक्ट ही है कि इसको रट जाइएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा। इसमें हमको महारत वैज्ञानिक नहीं बनना है, ठीक है ना। इसको रट के याद कर लेना है, जिसको हम लोग रिवीजन बोले चाहे कुछ बोले। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हेडिंग का नाम है, मतलब टॉपिक है हम लोगों का स्टोरी ऑफ इंग्लिश अल्टीमेट क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12th, मतलब क्लास 12th के लिए ये एक तरीके से जड़ी बूटी समझ लीजिए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट BSCB ट्रेंड 2015 और 25। कितने लोगों को, बहुत सारा को यह लग रहा होगा कि ये AI से बनाया गया है और ये AI से बना के हम भी पढ़ सकते हैं। तो बात सही है, अगर दुनिया स्मार्ट हो रही है तो हम भी स्मार्ट होंगे।
तो जाहिर सी बात है मैंने भी टाइप नहीं किया है, लेकिन हाँ इसके पीछे बनाने के लिए जिस तरीके से मैंने सोचा, कॉन्सेप्ट लगाया और क्रैश कोर्स की मतलब उसका जो कैसे सवाल आते हैं उस तरीके से सेट किया है, उसमें मुझे मेहनत तो लगी है, वो आपको पता चल जाएगा पढ़ के। लेकिन आप अगर को लग रहा है कि ऐसा एआई से बन जाएगा तो आप जाके स्टोरी ऑफ इंग्लिश करके सर्च करके आप भी बनवा लीजिए, पढ़ लीजिए। फ़िलहाल मैं अपने जो मेरा पीडीएफ है उस पर आता हूँ। देखिए इसको अलग अलग सेक्शन में बांटा हुआ है, किस तरीके से सवाल बनेगा इसको देखते हैं। पहला हमको सेक्शन ए है कालचक्र, द गोल्डन टाइम। यहाँ से 2-3 नंबर पक्का है, देखिए पढ़ते रहेंगे हम, आप देखते रहिएगा। यहाँ से 2-3 नंबर पक्का है। पक्का किस में है तो आपको डेट पूछेगा, समझे। जैसे पूछेगा ओल्ड इंग्लिश कब से स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, तो इसको पहले 2-3 नंबर पहले बनाते हैं बढ़िया से। जैसे पूछा था ना थोड़ा देर पहले, देखिए जैसे ओल्ड इंग्लिश का एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है ना। बीसी और एडी आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं समझ में आता है तो समझ आइए कि जो क्रिश्चियनिटी है, मतलब जो जीसस है, यीशु मसीह, इनका जन्म हुआ उसके बाद का जो पीरियड है वो एडी है, और उसके पहले का जो है वो उसको बोलते हैं बीसी। हिंदी में बोले तो ईसा पूर्व और ईसवी, तो हम लोग अभी ईसवी की बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व हो जाता है बीसी में। तो ओल्ड इंग्लिश के बारे में 3-4 पॉइंट है जो दिमाग में रखना है इसको। इसे इंग्लिश का बचपन कहा जाता है। इसकी लिपि जो है, मतलब ओल्ड इंग्लिश की लिपि जो थी उस समय यूनिक थी, मतलब नुकीले अक्षर थे, है ना। विदेशी हमला किया जर्मनिक ट्राइब ने इस पे, उससे बना था। फिर आते हैं मिडिल इंग्लिश में, तो इसमें 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। एक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ है, कब हुआ है तो 1476 में। ये सवाल अभी 2025 में पूछ लिया था, जो हम अभी थोड़ा देर पहले देखे थे। फिर एक ग्रेट वोवेल शिफ्ट, उच्चारण में बदलाव हुआ था, ये सब मिडिल इंग्लिश में हुआ है। किस तरीके से सवाल बनेगा वो हम लोग आगे देखेंगे। थर्ड है मॉडर्न इंग्लिश का कुछ, तो मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक स्टार्ट रहा, तो मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट रहा एडी 1500 से अभी तक चल रहा है। इसमें क्या क्या सवाल बनेगा, तो यहाँ से डेट ही का सवाल बनता है। ओल्ड इंग्लिश कब चला, 1449 से 1066 एडी तक। मिडिल इंग्लिश कब बना, 1150 एडी से और कब तक चला, तो 1500 एडी तक। मॉडर्न इंग्लिश कब से स्टार्ट हुआ, तो एडी 1500 से और अभी तक चल रहा है। मॉडर्न इंग्लिश जो अभी का इंग्लिश है इसे ग्लोबल लैंग्वेज का युग कहते हैं। डिक्शनरी इसकी 1755 में लिखी गई। शेक्सपियर इसी युग में आते हैं, मतलब मॉडर्न इंग्लिश युग में, जो विलियम शेक्सपियर, मतलब बहुत बड़े जो कवि कह लीजिए, लेखक कह लीजिए, वो इसी में आते हैं। तो सेक्शन ए में आपको समझ में आ गया कि हमको यहाँ पे डेट को याद कर लेना है, यहाँ से 2-3 नंबर पक्का है। अब आता है सेक्शन बी में, कहानी की तरह इसे समझेंगे। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट है, मतलब जो स्टोरी ऑफ जो बुक हम दिखाए थे आपको थोड़ा देर पहले, ये वाला, ये उसका मतलब विश्लेषण है, समराइज कर लीजिए। मतलब जितना भी काम की चीज़ है वही हम यहाँ पे रखे हैं, इसीलिए। देखिए मैं इसको अब थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, बढ़िया दिखेगा। देखिए अच्छा दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा फुल में करके, अब मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग इसको पढ़ लिए, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है ना। सेक्शन बी कहानी की तरह समझेंगे, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट का समराइज है। पहला है हमारा ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश क्या था, तो रुक जाइए 2 मिनट, हाँ अब ठीक है, ये हाथ मेरा। ओल्ड इंग्लिश क्या है, तो ये बचपन है, कब से चला, 1449 से लेकर 1066 तक। इसमें काम की चीज़ क्या है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो यह 3 जर्मन जनजाति था, मतलब इसको जर्मेनिक ट्राइब बोला जाता है, कि हमले से शुरू हुआ, जिनका नाम था, 3 का नाम था, पहला का नाम था एंग्लो, दूसरा का नाम सैक्सन, तीसरा का नाम था जूट्स। इन्हें तीनों को मिला के बोला जाता है एंग्लो सैक्सन जूट्स, एंग्लो सैक्सन्स, ठीक ना। एंग्लो सैक्सन जूट्स तीनों को मिला के बोला जाता है एंग्लो सैक्सन्स। तो आपके ऑब्जेक्टिव में एक सवाल बनेगा, एंग्लो सैक्सन में कौन कौन आता है, तो एंग्लो सैक्सन जूट ये तीनों आता है। अच्छा बोले कि ओल्ड इंग्लिश का शुरुआत कौन किया था, तो एंग्लो सैक्सन्स, ठीक ना। तो ये कहाँ के था, तो ये जर्मनी की जनजाति थी, इंग्लिश में बोलेंगे जर्मेनिक ट्राइब, जर्मेनिक ट्राइब। नामकरण कैसे हुआ, तो देश का नाम था इंग्लैंड, तो भाषा का नाम रख दिया इंग्लिश, इंग्लैंड में बोले जाने वाली भाषा इंग्लिश। उसमें आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़िएगा सबसे पहला, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, इसीलिए ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहना है, सीधा देखना है। देश का नाम इंग्लैंड था, इसीलिए भाषा का नाम इंग्लिश पड़ गया, है ना। वो कैसे पड़ा, एंजल्स जनजाति के नाम पे पड़ा, है ना। तो वहाँ से थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कहिएगा तो इसको से इंस्पायर होकर अपना नाम रख लिया, एंगल्स रहेगा तो एंग्लैंड, फिर एंग्लैंड से उसकी भाषा बन गई इंग्लिश,
है ना। आप आपके पास समय होगा तो आप जाके स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक खरीद के पढ़िएगा तो और बढ़िया से समझ में आएगा, लेकिन यहाँ हम क्रेश कोर्स में पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसीलिए इतना ही ध्यान में रखना है। लेकिन लिपि की बात की जाए तो इसकी उस समय की लिखावट जो थी अलग थी, जिसको यूनिक अल्फ़ाबेट कहते थे। यूनिक मतलब होता है घुमा फिरा गोल गोल, अच्छा रहता है। गूगल पे आप इसको सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा मन की संतुष्टि के लिए, ठीक है। बोलिया की बात की जाए तो बोलिया को इंग्लिश में डायलेक्ट्स बोला जाता है। इसके तो ओल्ड इंग्लिश का सवाल पूछेगा आपसे यहाँ पे कि ओल्ड इंग्लिश की कितनी बोलियाँ थी, तो 4 गो बोलियाँ थी। कौन कौन? केंटिस, नॉर्थम्बेरियन, मार्सियन और वेस्ट सैक्सन। फिर से रिपीट कीजिएगा, केंटिस, नॉर्थम्बेरियन, मार्सियन, वेस्ट सैक्सन, ठीक ना। राजा अल्फ्रेड जो थे इसे वेस्ट सैक्सन्स बोलते थे, ठीक ना। तो ये 4 बोलियाँ हो गई। तो ये बड़ा फेमस सवाल है आपका, ओल्ड इंग्लिश में कितना बोली, तो बोलेगा 4 बोली। कौन कौन? 2 नंबर का सवाल बनेगा, राइट 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो लिखना पड़ेगा आपको 1 2 3 4 करके, केंटिस, नॉर्थम्बेरियन, मार्सियन, वेस्ट सैक्सन। उसके बाद गोल्डन एज, मतलब देखिए गोल्डन एज राजा किंग अल्फ्रेड का समय को स्वर्ण युग कहते हैं। पूछेगा कि गोल्डन युग किस राजा के समय को कहते हैं, तो किंग अल्फ्रेड के। और ये जो ओल्ड इंग्लिश है, देखिए ये गोल्डन एज ये राजा अल्फ्रेड का जो समय था ना उसको कहते हैं, और ये जो हम लोग पढ़े जाए हैं ना डार्क एज, ये ओल्ड इंग्लिश को कहते हैं। मतलब ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज कहते हैं, मतलब इसे डार्क एज भी कहते हैं क्योंकि इसमें साहित्य कम लिखा गया, ठीक ना। मतलब ओल्ड इंग्लिश में बहुत कम साहित्य लिखा गया, ठीक ना। तो यही काम की चीज़ थी। 3 गो जनजाति इसको बनाया, एंग्लो सेक्सन जो एंग्लो सेक्सन बोला जाता है। नामकरण कैसे हुआ, तो देश का नाम था इंग्लिश और भाषा का नाम रखा इंग्लिश। किससे इंस्पायर होकर? तो एंजल्स जनजाति हमला किया था इसलिए, ठीक है ना। लिपि की बात करें उस समय कैसा था, तो यूनिक अल्फ़ाबेट। बोली कितनी थी, तो 4 गो। और गोल्डन एज किस राजा का समय था, तो किंग अल्फ्रेड का। डार्क एज किसे कहते हैं, तो ओल्ड इंग्लिश को, ठीक है। दूसरा में आते हैं हम लोग मिडिल इंग्लिश। दूसरा में मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का समय कब से कब था, तो शुरुआत हुआ 1150 में, ख़त्म हो गया 1500 ईस्वी में। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश जो है 1066 में ख़त्म हो जा रहा है, तो मिडिल इंग्लिश शुरुआत हो रहा है 1150 में। तो एक सवाल बनता है कि इतना बीच में गैप कैसे पड़ गया। तो इसका ये आंसर है कि 1066 के बाद फ्रेंच भाषा का राजा था, इसीलिए 1050 तक इंग्लिश भाषा गायब सी रही। इसका मतलब समझिएगा। देखिए कह रहा है कि 1066 है ना, उसके बाद आ गया था फ्रेंच राजा, इसीलिए 1150 तक मतलब वो फ्रेंच राजा आ गया, इसीलिए देखो थोड़ा सा कह रहा है, देखो समझिएगा, फिर से मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे हुआ है क्या चीज़ कि ओल्ड इंग्लिश जो है 1066 में ख़त्म हो गया। मिडिल इंग्लिश शुरुआत है 1150 से। तो उसके बीच में इतना जो गैप था उसमें क्या हुआ, तो इसमें जो एक फ्रेंच राजा आ गया था जो इंग्लिश को दबा दिया था, एक तरीके से कहिए तो उसको बोलने के लिए कम कर दिया था। लेकिन जब इसके कुछ बोलने वाले रह गए थे तो 1150 में स्टार्ट किए, तो वो इतने दिन के गैप हो जाने के बाद इसको मिडिल इंग्लिश बोला गया। इसमें 2 बड़ी घटनाएं हुई। कौन कौन? पहला तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया। कब हुआ, तो 1476 ईस्वी में। अब किसने किया, तो विलियम कैक्सटन ने किया। कहाँ, तो इंग्लैंड में अपना छापखाना लगाया, प्रेस लगवाया। इससे पढ़ने लिखने में क्रांति आई। क्यों क्रांति आई, जैसे कि मैंने चलिए कि पहले एक बुक होता था कि एगो बुक है, एक बुक से एक ही आदमी पढ़ सकता है ना। जैसे कि पटना में कोई बुक छपा, तो पटना अगर उसको एक तरीके से छापने का मतलब पटना में एक बुक लिखा गया और उसका छापने के लिए कोई जगह नहीं है, तो दूसरा जगह डिस्पैच हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो एक ही बुक का हम कॉपी बना के बहुत जगह अलग अलग जगह उस ज्ञान को फैला सकते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस का उद्घाटन कब हुआ, तो 1476 में। कौन किया? विलियम कैक्सटन ने किया। कहाँ पे, तो इंग्लैंड में, ठीक ना। इससे क्या हुआ, तो पढ़ने लिखने में क्रांति आई। उसके बाद मिडिल इंग्लिश में दूसरा जो बढ़िया काम हुआ, घटना हुआ, तो वो है ग्रेट वोवेल शिफ्ट। मतलब लोगों के बोलने के तरीके, प्रोनाउंसिएशन में भारी बदलाव आया, है ना। गूगल पर सर्च करके आप इसको भी बढ़िया से समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमको यही 2 बात याद रखना है मिडिल इंग्लिश वाले पार्ट में, ठीक है ना, कि 2 बड़ी घटना क्या थी, तो प्रिंटिंग प्रेस का उद्घाटन और ग्रेट वोवेल शिफ्ट। बोलियाँ कितनी थी मिडिल इंग्लिश में, तो इसमें 5 बोली थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 बोली थी। कौन कौन? कैंटिस, नॉर्थम्बेरियन, मार्सियन, वेस्ट सैक्सन। और यहाँ पे मिडिल इंग्लिश में कौन है? नॉर्दर्न, साउदर्न, कैंटिस, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड। देखिए यहाँ पे सिर्फ बदल गया है ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड, ठीक ना। और एक ये
बढ़ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्दियन था ना, नॉर्थर्न कैंटिस, तो यहाँ पे हल्का सा चेंजिंग है, तो इसको मिला के थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, है ना, कि कौन किसका है। फिर से एक बार बता दूँ, देख लीजिए। इसमें ओल्ड इंग्लिश में कौन कौन है, कैंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन और वेस्ट सेक्सन। और मिडिल इंग्लिश में कौन कौन है, नॉर्दर्न, साउदर्न, केंटिस्ट, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड, ठीक है ना। तो ये इनकी डायलेक्ट्स है, बोलियाँ हैं। ऐसा सवाल दूसरा आप समझ सकते हैं कैसे बनेगा, तो मिडिल इंग्लिश की बोलियाँ डायलेक्ट्स के लिखो, तो आपको बताना है कि देयर आर 5 डायलेक्ट्स इन मिडिल इंग्लिश, उसके बाद 1 2 3 4 5 करके इनका नाम चिपका देना है, ठीक ना। एग्जाम टिप, आज की मॉडर्न इंग्लिश जो है, मतलब पूछेगा कि बताइए आप मॉडर्न इंग्लिश पढ़ते हैं वो कहाँ से निकल के आई है, तो ये जो आपका है ना ईस्ट मिडलैंड, यहीं से निकल के आई है, ठीक है ना। एक चीज़ देखिएगा, फादर ऑफ लिटरेचर किसे बोला जाता है, जॉफरी चौसर को, जॉफरी चौसर फादर ऑफ लिटरेचर याद कीजिएगा। फादर ऑफ लिटरेचर किसे कहते हैं, तो जॉफरी चौसर, जैसे याद करते हैं ना हम लोग, हिस्ट्री के फादर कौन है, हेरोडोटस, बायोलॉजी के, है ना, तो इस तरीके से आपको याद करना है कि फादर ऑफ लिटरेचर किसे कहते थे, तो जॉफरी चौसर को। अंग्रेजी, इसे देखिए, इसे अंग्रेजी साहित्य का पिता कहा जाता है। इनकी मशहूर किताब द कैंटरबरी टेल्स है, इसी के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, इसीलिए इनको मतलब साहित्य का एक तरीके से पिता माना जाता है। मॉडर्न इंग्लिश क्या है, तो हम लोग यहाँ पे सीख गए। पहले हम लोग क्या पढ़े, पहला हम लोग पढ़े ओल्ड इंग्लिश, फिर पढ़े मिडिल इंग्लिश, ठीक ना, और इसके बाद हम पढ़े मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, देखिए, तो मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत कब हुई, तो इसका स्टार्ट हुआ 1500 से, है ना, और अभी तक चल रहा है। डिक्शनरी, इसके मतलब मॉडर्न इंग्लिश में जो बहुत सारा वर्ड है उसका पहले डिक्शनरी बनाया गया। डिक्शनरी का हिंदी होता है शब्दकोश। तो इसको 1755 में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा, मतलब डॉक्टर जो सैमुअल जॉनसन ने दुनिया को पहली इंग्लिश डिक्शनरी लिखी, जिसमें लिखने में 7 साल लग गए थे। तो 7 साल कैसे लग गए थे जानते हैं, इसमें बहुत सारा वर्ड का इधर चेंजिंग, हेरा फेरी किए हैं, मतलब कोई लैटिन से वर्ड उठा लिए, कोई दूसरा जगह से, इसी तरीके से बनाए बेचारे अपना डिक्शनरी, है ना। इसीलिए कभी कभी देखते होंगे कि इंग्लिश का कुछ वर्ड जो है अलग अलग मतलब निकालता है ना। जैसे कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं ज्योग्राफी जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, उसी तरीके से। तो ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे, वो दुनिया का पहले डिक्शनरी बनाए कब, 1755 में। कितना साल लग गया था इनको, 7 साल। वही इधर उधर से मतलब एक तरीके से भिखमंगी करके कह सकते हैं, आपकी डिक्शनरी बन गया। कैसे बनी, तो उधार ली गई भाषा से। तो इंग्लिश ने लैटिन से, ग्रीक से, फ्रेंच से और हिंदी से शब्द लिए, इसलिए इसे ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज, मतलब शानदार अशुद्ध भाषा कहते हैं, है ना। तो ये मॉडर्न इंग्लिश की कुछ खासियत थी। स्टेटस ऑफ इंग्लिश, अब यहाँ से सवाल तगड़ा वाला बनेगा, देखो एग्जाम फेवरेट सवाल है। यहाँ पे देखिए L1 L2 और फॉरेन लैंग्वेज। L1 मतलब होता है मातृभाषा, L2 मतलब दूसरी मातृभाषा, फॉरेन लैंग्वेज मतलब विदेशी भाषा। पूछेगा आपसे कि देखिए यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश का स्टेटस कह रहा है कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पे ये जो इसकी जो मदर टंग है, मतलब यहाँ पे आप जाइए तो सब बच्चा भी जन्म लेता है तो सीधे क्या बोलता है, तो इंग्लिश बोलता है। तो ये उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है। L1 मतलब फर्स्ट लैंग्वेज, है ना। कौन कौन सा, यूके, यूएसए सब का। अब इंडिया में बच्चा जन्म लेता है तो या तो अपना अगर हिंदी मतलब नॉर्थ साइड में जन्म हुआ, मतलब नॉर्थ इंडिया टाइप में, तो हिंदी बोलेगा अक्सर। अगर साउथ में चला गया तो वहाँ पे तो विवाद होते रहता है, तमिल का, कन्नड़ा का, तो उस तरीके से। तो यहाँ की जो मतलब कह सकते हैं दूसरी भाषा के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो पहली भाषा कौन है, तो पहली भाषा हिंदी है, दूसरी भाषा इंडिया। तो अभी आया था ना 2025 में, अभी देखे थे, तुरंत आपको दिखाए थे कि इसमें सवाल बना हुआ था कि बताइए इंडिया में जो सेकेंड लैंग्वेज है वो कौन है, तो इंग्लिश है ना। तो इसी तरीके से सिंगापुर का सेकेंड लैंग्वेज कौन है, तो इंग्लिश है। नाइजीरिया का सेकेंड लैंग्वेज ये इंग्लिश है ना। नामीबिया, ये दोनों थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया है, इसको नामीबिया बोलेंगे दोनों को, नामीबिया, बोट्सवाना, ठीक ना। ये सब जगह है, देश है, ये सब की जो कह सकते हैं आप दूसरी मातृभाषा, दूसरी भाषा वो है इंग्लिश। फॉरेन लैंग्वेज के रूप में मतलब विदेशी भाषा के रूप में कौन यूज करता है, तो चाइना हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया, इजिप्ट हो गया। इजिप्ट को हिंदी में बोलते हैं मिस्र, UAE, है ना, सऊदी अरेबिया, ठीक है ना, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, मैक्सिको, ब्राज़ील। तो ये सब जो है इसको फॉरेन लैंग्वेज मतलब विदेश की भाषा में यूज करता है। ऐसे अपन चाइना का चाइनीज भाषा है, जापान का जापानीज भाषा है, इसी तरीके से सबका अपना अपना भाषा है। तो सवाल यहाँ से ऐसी बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री यूज इंग्लिश एज फर्स्ट लैंग्वेज।
सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, इस तरीके से आपका सवाल बनेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा रट्टा मार लीजिएगा। स्पेशली ये वाला यूके, यूएस, इंडिया, चाइना, ठीक ना, ये सब 3-4 को फेमस सवाल है। चाइना वाला एक बार देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन देखिए समझिएगा, सेक्शन ए में हम लोग क्या पढ़े थे, तो सेक्शन ए में पढ़े हम लोग इसके बारे में, ये डेट याद किए। सेक्शन बी में उसको कहानी की तरह पढ़ गए, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा पीछे जाइएगा, फिर से देख लीजिएगा। अब सेक्शन सी में क्या है, तो साहित्य की दुनिया, मतलब थोड़ा सा काम की चीज़ है इधर का, उसको देखते हैं। साहित्य की दुनिया में थोड़ा सा एक आता है लिटरेचर और दूसरा है वोकैबुलरी, ठीक ना। तो फर्स्ट है स्टोरी ऑफ ड्रामा, नाटक, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, एक आध दो को सवाल उठ के आ जाता है। तो स्टोरी ऑफ ड्रामा, ठीक ना, नाटक। ओरिजिन कहाँ हुआ, तो ड्रामा शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है थिंग डू, मतलब किया गया कार्य। अब एक सवाल अच्छा पूछेगा आपसे कि हाउ मेनी टाइप्स, हाउ दी व्हाट आर द ड्रामेटिकल एलिमेंट्स, मतलब पूछेगा कि बताइए कि ड्रामेटिकल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ड्रामा में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो पहला होता है प्लॉट, दूसरा होता है कैरेक्टर, तीसरा होता है डायलॉग, चौथा होता है गेस्चर, पाँचवा होता है म्यूजिक, छठा होता है सॉलिकी, है ना, और सातवां सीन इफेक्ट, है ना, सैनिक इफेक्ट। हिंदी में पढ़िएगा तो हिंदी, कोई हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है, जैसे कि मैं हिंदी पढ़ता हूँ, तो इसको हिंदी में प्लॉट को बोलाता है कहानी, कैरेक्टर को पात्र, डायलॉग को संवाद, गेस्चर मतलब इशारे, म्यूजिक मतलब संगीत, सॉलिक्लिटी मतलब आत्मभाषण, है ना, सीनिक इफेक्ट मतलब इसी तरीके से है। तो इसको आप याद कर लीजिए रट के, ठीक ना, कि पूछेगा आपको ड्रामा के एलिमेंट कौन कौन है, तो आपको मुंह पे आना चाहिए 7 को में से कम 5 को आ जाए तो बहुत बढ़िया है, आपका अच्छा आंसर बन जाएगा। ड्रामा कितने प्रकार होते हैं, तो ड्रामा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से 3-4 को का हम लोग वर्णन कर देते हैं। पहला होता है एक ट्रेजेडी होता है, मतलब दुखांत नाटक, अंत में मृत्यु हो जाता है। जैसे कि आप हिंदी पढ़े होंगे तो देखे होंगे वो जो प्रतिपूर्ति वाला सेक्शन है उसमें तीनों में मर ही जाता है। जैसे कि वो ना रस्सी का टुकड़ा, कलर की मौत और पेशी की, तीनों में मरता है। तो उस तरीके का नाटक कैसा क्या कहलाएगा, ट्रेजेडी कहलाएगा। दूसरा होता है कॉमेडी, सुखांत नाटक, जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़े होंगे अ मैरिज प्रपोजल, उसमें थोड़ा सा हंसी मजाक लगता है, अंत में शादी हो जाएगा या खुशी हो जाएगा। मस्क्यू, इसमें डांस और मेकअप मुख्य रूप से होता है, ठीक ना, मस्क्यू में। अब इसके अंदर एक आता है यूनिवर्सिटी विट्स, क्या था, तो शेक्सपियर के पहले विद्वान लेखक कौन कौन थे, मैरी लॉय, थॉमस किड, है ना, थॉमस किड इसको पढ़ेंगे, KYD को किड, है ना, प्ली ग्रीनी। अभी इनके बारे में थोड़ा सा गूगल के ऊपर मैंने सर्च करके यहाँ पे लिख दिया है यूनिवर्सिटी विट्स क्या थे। तो यूनिवर्सिटी विट्स 16वीं सदी के अंत में ऐसे प्रतिभाशाली लेखक थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की थी। मतलब ये सब क्या थे, मतलब एक तरीके से ये स्कॉलर थे, ठीक ना। कहाँ से पढ़े थे, तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, कैम्ब्रिज से पढ़े थे, ठीक ना। और एलिजाबेथ कालीन इंग्लैंड के लिए नाटक और गज़ल लिखते थे। मतलब एलिजाबेथ का जब समय था ना, तो उसमें जाके इंग्लैंड, मतलब जो ब्रिटेन कहिए, इंग्लैंड कहिए, यूके कहिए, तो उनके लिए जाके नाटक लिखते थे और गद्य लिखते थे। गद्य मतलब वही प्रोज लिखते थे, जिनमें क्रिस्टोफर मॉर्ले, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पिल, जॉन लिली और थॉमस नेसे प्रमुख थे। थॉमस किड में भी इसी समूह से जुड़े हुए थे, ठीक ना। तो ये सब है नाम अच्छा। तो ये यूनिवर्सिटी विट्स थे, ठीक है। अब घबराइएगा मत, सब याद नहीं करना है, जितना याद करना है मैं नीचे दे दिया हूँ। फिर है स्टोरी ऑफ नोवेल। अब पहले हम क्या पढ़े, स्टोरी ऑफ ड्रामा, अब पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ नोवेल। सबको नहीं पढ़ना है, बस यही दोनों को पढ़ना है। और स्टोरी ऑफ नोवेल मतलब उपन्यास की क्या कहानी है, तो डिफिनेशन कहता है नोवेल क्या है, तो जीवन की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है। जैसे कि आप हिंदी पढ़ते होंगे तो सबसे एक प्यारा जो नोवेल है प्रेमचंद का, तो प्रेमचंद का वो जो गोदान पढ़िएगा ना, तो देखिएगा उसमें जीवन के मतलब बहुत सारा बात है। अगर कोई पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, होरी महतो रहता है उसमें, उसका बेटा गोबर रहता है, उसकी पत्नी रहती है झुनिया, तो उस अलग अलग चीज़ है। तो उसमें बहुत बढ़िया से मतलब उसका एक ही इच्छा रहता है कि मेरे पास गाय होता। तो वो बहुत अच्छा उपन्यास के मतलब सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है हिंदी साहित्य में। उसी तरीके से इंग्लिश में इसका डिफिनेशन है नोबल जीवन की अभिव्यक्ति, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है, दिखाता है। इंपॉर्टेंट टाइटल्स मैच द फॉलोइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पूछेगा यहाँ पे काम की चीज़ है, देखिए रट्टा मार पूछेगा कि हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल, तो बोलना है रिचर्डसन। पायनियर ऑफ मॉडर्न नॉवल तो बोलना है जॉन बुनियन। फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल तो सर वाल्टर स्कॉट। और फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल तो राजमोहन वाइफ, ये सब नाम है, ये सब
नाम है। देखिए यहाँ पे देखिए, फादर ऑफ ये तो हो गया आदमी का नाम, पायनियर ऑफ मॉडर्न नोवेल तो ये हो गया, ये भी आदमी का नाम, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल ये भी आदमी का नाम। लेकिन यहाँ पे है ना फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नोवेल, ये पूछ रहा है किताब का नाम, ठीक ना, उपन्यास का नाम, तो हम बोले इसको कि राजमोहन स्वाई। और इसको कौन लिखे हैं, तो इसको लिखे हैं बंकिम चंद्रा। तो ये तीनों आदमी के नाम और ये आदमी के नाम, और ये क्या है, ये बुक का नाम है। आई बात समझ में, कन्फ्यूजन नहीं होने देना है। यहाँ पे फादर, यहाँ पे पायोनियर, यहाँ पे भी फादर पूछ रहा है, लेकिन यहाँ नोबेल का नाम पूछ रहा है, तो इसलिए इस तरीके से आई। कब लिखे राजमोहन स्वाई, तो 1684 में, ठीक ना। आई इंग्लिश का जन्म कब हो रहा है, मतलब एक तरीके से मॉडर्न इंग्लिश कब आई, तो 1500 में, ठीक ना। तो मतलब 364 साल बाद लिखा रहा है यहाँ पे। अब तीसरा है, ये दो हो गया, यही दोनों हमको पढ़ना था, काम की चीज़। ये इतना ही सवाल आता है, स्टोरी ऑफ ड्रामा, स्टोरी ऑफ क्या है, स्टोरी ऑफ नोवेल, ये पढ़ लिए। अब देखिए तीसरा में है अमेरिकन वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश, है ना। 1 नंबर का सवाल यहाँ से भी आ सकता है। देखिए जैसे कि ब्रिटिश हम यही पढ़ते हैं, जैसे कि ब्रिटिश में हम लोग पढ़ते हैं कलर, सेंटर, डिफेंस, शॉप। अमेरिकन में थोड़ा अलग हो जाता है, कलर का कलर, सेंटर का सेंटर, डिफेंस का डिफेंस, स्टोर का स्टोर, ठीक ना। तो देखिए अब थोड़ा बता देता हूँ, जैसे कि आप कभी कंप्यूटर चलाए होंगे ना, तो अमेरिकन इंग्लिश में अगर यूज होता है तो वहाँ पे COLOR, है ना, वो सही माना जाता है जो कंप्यूटर में रहता है। लेकिन कलर वो भी ठीक ही है, वो ब्रिटिश इंग्लिश है और ये अमेरिकन इंग्लिश है। तो यहाँ पे ज़्यादा सवाल आने की संभावना नहीं है, लेकिन कभी कभार एक आध सवाल बन जाता है, या नया के लिए मैंने बना दिया है कि कहीं उनका बोर्ड का मन मतलब एक तरीके से ख़राब हो गया तो पूछ लेगा यहाँ से। तो ये हो गया ठीक ठाक। यहाँ पे सेक्शन सी भी ख़त्म। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, सेक्शन सी में साहित्य की दुनिया पढ़े। ध्यान रखिएगा क्या क्या पढ़े बता देते रहे, फिर से बताता हूँ मैं। ओल्ड इंग्लिश के बारे में, मिडिल इंग्लिश के बारे में, मॉडर्न इंग्लिश का यहाँ पे डेट याद किए। फिर इसमें अच्छा से हम लोग उसके बारे में जो काम की चीज़ थी वो पढ़े, है ना। और इसके बाद देखिए मॉडर्न इंग्लिश में ये काम की चीज़ें थी। फिर सेक्शन सी में हम ड्रामा के बारे में पढ़ें, फिर हम लोग इसमें नोवेल के बारे में पढ़ें। इसको पढ़ के हम लोग ख़त्म कर दिए यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग सेक्शन डी में, ये है रट्टा मार लिस्ट, ऑथर एंड बुक्स। इससे गजब सवाल पूछा गया है कि पिछले 10 साल में यही किताब से ज़्यादा, मतलब किताब में से अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना तो यहीं से। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा और रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक ना। कितना बढ़िया से दिया हुआ है, लाइन लाइन सीधे सीधे। जैसे कि देखिए अब सीधा से पढ़ देता हूँ और उसके बाद अपना स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। विलियम शेक्सपियर क्या क्या लिखे हैं, तो मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, जुलियस क्लेसर, ये सब लिखे हैं। द कैंटरबरी टेल्स कौन लिखे हैं, तो जॉफरी चौसर, है ना। पैराडाइज लॉस्ट कौन लिखे, तो जॉन मिल्टन। द वेस्टलैंड, मर्डर इन द कैटरलैंड, ये सब कौन लिखा है, T.S. इलियट। आर्म्स एंड द मैन कौन लिखा है, तो GB शॉ। द गाइड कौन लिखे हैं, तो R.K. नारायण। कहाँ के थे, तो इंडिया के थे, नामे से पता चल रहा है R.K. नारायण। कूली अनटचेबल कौन लिखा है, मुल्क राज आनंद। देखिए उसके बाद देखिए कथनपुरा, द सेपरेंट एंड द रोप, ये सब कौन लिखे हैं, तो राजा राव। कहाँ के हैं, नामे से पता चला है इंडिया के हैं। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग कौन लिखी है, अरुंधति रॉय। तुगलक कौन लिखे हैं, गिरीश कर्नद। आप देखिए सावित्री कौन लिखे हैं, अरविंद घोष। और द पीकॉक, है ना, और क्राई ये कौन लिखे हैं, अनीता देसाई। तो ये सब इंडियन है, ठीक है ना। तो इससे खूब सवाल पूछेगा कि यहीं से, ये ज़्यादातर ये बड़ा उठा के पूछता है। ओथेलो, हैमलेट, ये सब कौन लिखे हैं, तो बढ़िया से आप याद कर लीजिएगा। ये पिछले 10 साल में इससे बहुत ज़्यादा पूछा गया है, मतलब VBI है, रट्टा मार लिस्ट। पहले ही लिख दिया हूँ रट्टा मार, मतलब आपको रट्टा मारना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन ई में। यहाँ से आपको देखिए अब बड़ा बढ़िया, कितना बढ़िया है आपके लिए बना हुआ। यहाँ तो आप रट्टा मार लिए। अब देखिए इस आखिरी बार के लिए मैंने यही 5 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस किया है 5 नंबर के लिए, ठीक ना। आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। सबसे पहला सवाल आता है, ये सवाल आ जाता है आपको 5 नंबर में, लेकिन आपके लिए ऑप्शन बहुत रहता है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 2 को तो आपको मैचिंग बना लीजिएगा और एक आपको बन जाएगा समरी लिखने वाला, है ना। ये तो इसीलिए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन आपका मन में अगर रहे कि नहीं हमको तो बनाना है सर, तो बना लीजिएगा अपना, ठीक है। सवाल देखिए पहला है, राइट नोट ऑफ फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। मतलब इंडिया में इंग्लिश का क्या फ्यूचर होने वाला है, उस पर एक नोट लिखिए। तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया इन इंग्लिश इज़ वेरी ब्राइट। करा है कि इंग्लिश में इंडिया का, इंग्लिश जो है इंडिया में बहुत, उसका जो फ्यूचर है, भविष्य है, बहुत ब्राइट होने वाला है।
इन द एज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड द ग्लोबल मार्केट इंग्लिश इज इसेंशियल। मतलब इस समय जो समय आ गया है साइंस का, टेक्नोलॉजी का, ग्लोबल मार्केट का, मतलब एआई का, ट्रेडिंग का, ये सब का, उसमें इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो गया है। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की भाषा है, एंड द इंटरनेट, और इंटरनेट की भाषा है। जैसे कि आप कितना भी कुछ भी चलाइए, गूगल, इंस्टा, क्रोम, ये सब जितना भी चलाइएगा तो इसमें कौन सी भाषा का यूज़ होता है? इंग्लिश का ज़्यादातर। इट एक्ट लाइक ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। अब देखिए, अब नॉर्थ में अलग कहानी है, नॉर्थ में वो अलग बोलेगा, मतलब वो मलयालम बोलेगा, मलयालम में ही बोलेगा, वो बोलेगा अरुणाचल की भाषा, उड़िया बोलेगा, लेकिन साउथ वाला अलग ही तमिलनाडु और कन्नड़ा बोल उस पर रहता है। लेकिन उन दोनों के बीच में कनेक्ट करने के लिए कौन भाषा सबसे अच्छा है? इंग्लिश। क्या इंग्लिश वो भी बोल सकता है, इंग्लिश वो भी बोल सकता है। इसीलिए तो अगर कोई एनडीए का एग्ज़ाम देता है तो उसको कहता है इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि आप जाइएगा सैनिक बन के लड़ने, तो ऐसा नहीं ना है कि आप ही के मतलब जगह का रहेगा, वहाँ तो सब रंग के आदमी रहता है ना। तो इंग्लिश एक लिंक टू लैंग्वेज है। इंडिया आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। इंडियन जो होते हैं सभी चीज़ में बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो इंडिया जो है क्विक लर्नर है इंग्लिश के। इट प्रोवाइडेड जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी, इसीलिए, और इसको अगर इंग्लिश को अगर बढ़िया से सीख लिया जाए तो ये अच्छा जॉब और अपॉर्चुनिटी दिलाता है। इसीलिए इंग्लिश का जो फ्यूचर है इंडिया में वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इस तरीके से आपको याद करके अपना लिख लेना है। राइट है नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश पे आपको एक नोट लिखना है, टिप्पणी करना है। तो ओल्ड इंग्लिश स्टार्टेड फ्रॉम एडी इतना और ख़त्म हुआ इतना में, मतलब 449 में शुरू हुआ और 1066 में ख़त्म हो गया। इट इज़ द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश, मतलब ये बचपन था इंग्लिश का, बच्चा शुरुआत था। इट हैज़ 4 डायलेक्ट्स, इसमें 4 डायलेक्ट थे, वही सब जो पहले हम लोग पढ़े हैं ना उसको चिपका दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें 4 गो डायलेक्ट्स थे, केंटिस, मर्सियन, नॉर्थ अमेरियन, वेस्ट सैक्सन। इसीलिए बोला था कि ऊपर याद कर लीजिए, कुछ ना कुछ में काम तो आइए जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से इसमें इंक्लूड करना है। इट्स राइटिंग स्टाइल यूनिक, मतलब इसका जो ओल्ड इंग्लिश का जो राइटिंग स्टाइल था, मतलब कहने का, तो वो यूनिक था। वाज डिफ़िकल्ट, देखो मैं दिखा देता हूँ, यूनिक आप देख लीजिएगा। इट राइटिंग स्टाइल इज यूनिक, मतलब गोल गोल घुमाया रहता था। आवाज़ डिफ़िकल्ट, और बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट था पढ़ने में। इट हैड अ स्मॉल वोकैबुलरी, इट आल्सो कॉल्ड डार्क एज, और ये जो ओल्ड इंग्लिश है इसको डार्क एज के नाम से भी जाना जाता था, और इसमें बहुत कम शब्द थे, ठीक ना। तो यही है ओल्ड इंग्लिश का एक तरीके से एक नोट, ठीक ना, इसको याद कर लेना है। देखिए कितना बढ़िया सवाल। नेम 5 इंडियन इंग्लिश राइटर, इंग्लिश में लिखने वाले 5 इंडियन राइटर, लेखक के नाम बोलिए, बताइए। तो आर.के. नारायण नोबलिस्ट रह चुके हैं, मुल्क राज आनंद नोबलिस्ट, रविंद्रनाथ टैगोर पोएट है, सरोजिनी नायडू पोएट है, गिरीश कर्नाड ड्रामाटिस्ट है, मतलब नाटककार है। नोबलिस्ट मतलब उपन्यासकार, पोएट मतलब कवित्री, और ड्रामाटिस्ट मतलब नाटककार, ठीक ना। ये कवित्री लेखिका के लिए हो जाएगा कवित्री, लड़का के लिए हो जाएगा पोएट। उसके बाद है व्हाट इज ड्रामा एंड व्हाट इज एलिमेंट्स। हम पूछ रहा है कि ड्रामा क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, वही जो मैंने बताया था सवाल बनने की संभावना यहाँ से है। तो ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग थिंग डू, मतलब ड्रामा जो है ग्रीक वर्ड से आया है ना। इट इज़ ए विजुअल आर्ट परफॉर्म ऑन स्टेज, एक तरीके से विजुअल आर्ट होता है, मतलब एक दर्शाने वाला जिसको स्टेज पे किया जाता है। इट मेन एलिमेंट्स आर प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, गेस्चर, म्यूजिक एंड सॉलिकी, ठीक ना, ये सब होता है। तो ये भी अच्छा सवाल है 5 नंबर के लिए, इस बार के एग्जाम के लिए। फिर पूछ रहा है कि वाई इज इंग्लिश कॉल्ड ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, या ग्लोबल लैंग्वेज, या बोलिए तो ऐसे करके और करके, या दूसरा सवाल बन सकता है इसको, वाई इज इंग्लिश कॉल्ड वर्ल्ड लैंग्वेज। ये तो बड़ा फेमस सवाल है, आता ही है बार बार। तो इसका आंसर है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इंग्लिश जो है आपको सभी दुनिया में बोला जाता है। इट इज़ अ मेन लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और ये इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, साइंस हो गया, डिप्लोमेसी हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इस सब में बहुत जगह पे इंग्लिश ही का यूज होता है। इट कनेक्ट पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्री, मतलब आप युगांडा में रहिए, चाहे अमेरिका में रहिए, चाहे चीन में रहिए, सबको कनेक्ट करने का भी काम करता है, ठीक ना। इट इज़ कॉल्ड अ विंडो ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए इसे विंडो ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव सवाल यही बनेगा कि किस भाषा को हम विंडो ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो इंग्लिश को, ठीक ना। तो ये है ग्लोबल इंग्लिश का ग्लोबल लैंग्वेज होने के कारण, ठीक है ना, कि पूरी दुनिया में बोला जाता है। ऐसे चलता फिरता इंसान भी आपसे ये बोल सकता है कि बताओ रे बउआ कि आपके पास हिंदी है तो काहे इंग्लिश पढ़ने पर लगल रहता है, तो बोलना है उसको कि देख भाई ये वर्ल्ड इंग्लिश, मतलब एक तरीके से पूरी दुनिया में बोला जाता है, इससे कनेक्ट होते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग इंग्लिश को सीखते हैं। इसीलिए भाषा का सीखना कोई गलत बात नहीं है, भाषा हमको सीखना चाहिए, कोई भी भाषा हो, मतलब इस्लामी लैंग्वेज हो, उर्दू हो,
कन्नड़ा हो, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहना चाहिए, ख़राब चीज़ तो नहीं है, काम तो देगा ही। अब ये आ गया, फिर आते हैं, देखिए अब जो इतना काम करना था अब सब खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं सेक्शन ई के बाद सेक्शन एफ, टॉप 15 वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है। पहला क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज इज, यहाँ पे डैश रहेगा, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज इज, देखिए इसको मैं, ये देखिए आपको पता चलेगा कि ये आंसर है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन, इसका आंसर क्या होगा, यंगर। द डैश टू प्लेस ड्यूरिंग द मिडिल ईस्ट पीरियड, ये सब सवाल है ऑब्जेक्टिव का, जिसको मैंने ऑप्शन हटा के डायरेक्ट आंसर भर दिया है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स करके सवाल आएगा, तो आपको देखना है, ठीक ना। तो आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, और उसके बाद पढ़िए इसको। मैं 3-4 पढ़ दे रहा हूँ। द इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत एंड पर्शियन, द डैश टुक प्लेस ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड, तो क्या होगा, तो द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो श्री चौफर। डैश रोड द वेस्टलैंड, द टी.एस. एलियट, ठीक ना, ये 2025 का सवाल है। डैश रोड द प्ले तुगलक, गिरीश कनाद, ठीक है ना। द फर्स्ट नोवेल ऑफ इंग्लिश वाज डैश, द राजमोहन वाइफ। डैश रोड द गाइड, आर.के. नारायण। डैश रोड कुली द अनटचेबल, मुल्क राज आनंद। तो आपको पता चल गया कैसे सवाल बनेगा। इसी तरीके से आगे देखते जाइए। ड्रामा कम फ्रॉम डैश वर्ड, ग्रीक वर्ड। डैश रोड सावित्री, अरविंद घोष। डैश इज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये भी दिखाया था 2025 का सवाल, सरोजनी नायडू। डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, रिचर्डसन। इंग्लिश इज द डैश ऑफ वर्ल्ड, क्या होगा, विंडो ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। ऐसी सवाल बनेगा, और ये सब सवाल लिखा हुआ है आपके एग्जाम में। 14 नंबर सवाल है, द वर्ड इंग्लिश कम फ्रॉम नेम ऑफ डैश ट्राइब, कैसा ट्राइब, एंगल्स ट्राइब या जर्मेनिक ट्राइब भी बोल सकता है, ठीक ना। इंडियन वर्ड्स इन इंग्लिश, गुरु, पंडित, सीढ़ी, थग। मतलब बता रहा है कि इंडियन वर्ड कौन है इंग्लिश का, तो ये सब ये जो है ना, गुरु, पंडित, साड़ी, थग, तो ये सब इंडिया से लिया गया, मतलब इंडिया की भाषा से लिया गया इंग्लिश वर्ड है। बताए थे ना कि उसमें बहुत सारा वर्ड मतलब भीख मांग मांग के बनाया गया, तो यही सब था। तो इसको देखिए 15 जो सवाल है ना, टॉप लाइनर है, मतलब गजब तरीके से इसको पूछता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे तो मैं कुछ है ही नहीं, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरे यहाँ से जो है ये क्वालिटी जो है 2K क्वालिटी में जा रही है, इसलिए आप अपना फ़ोन का सेटिंग बढ़ा लीजिएगा, इमेज को क्वालिटी जो है बढ़िया दिखाई देगा आपको, है ना। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे इतना पढ़ाने के बाद आपका जो ये था दुख दर्द पीड़ा, ये सब खत्म हो गया है। मतलब ये जो बुक है पूरा, जिसका समराइज वर्जन था, ये खत्म हो गया है। अब जब तक इसको आप थ्योरी पढ़ लिए हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं लगाइएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ भयंकर 124 क्वेश्चन, 1 से लेकर 124 तक। और इसका अगर इस पर बढ़िया सा रिस्पांस रहा तो मैं इसको मतलब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवा भी दूंगा ऑप्शन के साथ। लेकिन अभी मैं उसको वन लाइनर बना के दे रहा हूँ, ताकि आप PDF निकालें, फट से उसको पढ़ जाए। कुल मिला के ये 12 पेज का PDF है। आराम से आप इसको 2 रुपये पर पीस के 24 रुपये में बढ़िया से इसका नंबर ला सकते हैं, अगर पढ़ लेते हैं तो। देखिए कौन कौन क्वेश्चन सब है यहाँ पे, देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कितना बढ़िया ले आए हैं। अब इससे बाहर क्या आएगा जी, और उसके लिए कितना के लिए हम लड़ रहे हैं, 10-15 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। इतना पढ़ लिए बहुत है, काहे जुटो के हम इतना समय खराब करेंगे अपना। यहाँ 1 से 24 तक सभी ऑब्जेक्टिव सवाल 100% मतलब शुद्ध बुक के कंटेंट के आधार पर दिया गया है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का टॉप 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर की साथ ही में है। खट इसको पढ़ना है और याद कर लेना है। देखिए इसको हम थोड़ा इन्वर्ट कर देते हैं, कलर अच्छा दिखेगा, है ना। देखिए अब देखिए आंसर दिख रहा है आपको बढ़िया से। मैं थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, और उसके बाद पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। हम इसमें कुछ कर सकते हैं, याद करवाएंगे, याद आप ही को करना पड़ेगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यंगेस्ट, बताना है, तो चुनना रहेगा, तो कौन करेंगे, इंग्लिश। डैश इज द सिनोनिम्स ऑफ ड्रामा, क्या है सिनोनिम, सिनोनिम मतलब सेम भाव, मतलब ड्रामा के समानार्थी शब्द कौन है, तो प्ले है। रेजनेंस गार्नेट ए न्यू स्पिरिट इन इंक्वायरी। इन 18th सेंचुरी डैश पब्लिश ए डिक्शनरी ऑफ इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज, तो कौन किए थे, सैमुअल जॉनसन। क्या मैं ये गलत लिखा हूँ, बोल रहा है कि डिक्शनरी इंग्लिश का लैंग्वेज का कौन बनाया था 18th सेंचुरी में, सैमुअल जॉनसन। देख लेता हूँ एक बार। ऐसे तो मैं लग रहा है कि सही ही है, यहाँ मैंने पढ़ा था थोड़ा देर पहले, अभी पढ़ा था ना, देखिए थोड़ा सा, हाँ देखिए सैमुअल जॉनसन वही था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर हटा दिया इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, वही है चीज़।
तो ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वही है, ठीक है। बोला चार्ल्स डिकेंस वाज द नोबलिस्ट एंड द किस सेंचुरी के नोबलिस्ट थे, तो 19th सेंचुरी के। एंग्लो सेक्सन वाज कहाँ के पीपल थे, तो जर्मनिक पीपल। अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा। इंग्लिश डेवलपमेंट इनटू सिंगल स्टैंडर्ड इज कॉल्ड क्वींस इंग्लिश। लैंगलैंड इज वेल नोन राइटर ऑफ डैश इंग्लिश लिटरेचर, कहाँ के, तो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी ए नोन एज, कैसे प्रोनाउंसिएशन से आता है, तो रिसीव प्रोनाउंसिएशन से। द एंग्लो सेक्सन इन्वेडेड इंग्लिश इन इंग्लैंड इन किस सेंचुरी में वो हमला किए थे। देखिए अच्छा सवाल है, 10वां नंबर। एंग्लो सेक्सन जो है, जो एक इन्वेडर थे, वो किस सेंचुरी में इंग्लैंड पे हमला किए थे, तो 15th सेंचुरी में, मतलब 5th सेंचुरी में, मतलब 5वीं शताब्दी में, ठीक ना। हु रोट द मैक फ्लोरेंस, मैक फ्लोरेंस कौन लिखे थे, तो जॉन ड्राइडेन। विच वेर कॉल्ड टुगेदर एंग्लो सेक्शंस, ये अच्छा सवाल, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। एंग्लो सेक्शन किन तीनों को मिला, किन को बोला जाता है, किन को साथ में बोला जाता है, तो तीनों को, एंग्लो सेक्शन जूट तीनों को ना मिला के बोला जाता है। दूगो ऑप्शन सही करके नहीं आएगा, ये तो अच्छा सवाल है। पहला में रहेगा ए में एंगल्स, दूसरा में सेक्शन, तीसरा में जूट, चौथा में ऑल ऑफ दीज। आप जान ही रहे हैं कि ऑल ऑफ दीज है, तो आंसर यही होगा इस तरीके से, लेकिन कभी कभी फंसा भी देता है। चौसर एंड लैंगलैंड वर रिटेन फॉर द राइटर ऑफ किस पीरियड के ये सब लेखक है, तो मिडिल इंग्लिश के। ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक चला, तो 449 से लेकर 1066 तक। मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500 तक। इंग्लिश यूज इन सिंस एडी 1500, मतलब 1500 के बाद जो इंग्लिश चल रही है वो कौन सी इंग्लिश है, तो मॉडर्न इंग्लिश है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज जस्ट अबाउट, मतलब कितना इसको समय हो गया है, तो 1500, मतलब 1500 साल हुआ है अभी इसको, है ना, तो ना अब हो जाएगा जी 1500 साल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, 2025 आएगा, तो अभी 1500 साल हुआ है इसको। द नॉर्मन कंटेस्क्यू मेड द इंग्लैंड इंटू लिटिल मोर द कॉलोनी ऑफ फ्रांस। अब इसको देखिए, आप स्क्रीनशॉट मारिए, पढ़िए, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब सबको पढ़ने लगा तो 124 क्वेश्चन पढ़ने में समय लग जाएगा। देखिए मैं इधर से काउंट करता हूँ, आप यहाँ स्क्रीनशॉट मार लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैं इसलिए काउंट कर दे रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट लेने में आप रोक के अच्छा से बढ़िया से आप लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब तुम सवाल पूछेगा कि सर जब आप बोल रहे थे कि पीडीएफ दे देंगे तो आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या है बोले। अरे मालिक, कभी कभी होता है ऐसा परिस्थिति कि जैसे कि आप रात में पढ़ रहे हैं, चाहे एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, तो कहाँ प्रिंट निकालने जाइएगा। हो सकता है कि आप रिवीजन कर रहे हो, तो इसमें थोड़ा सा आप ये रोक के आराम से इसका एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे अच्छा है। थोड़ा सा समय लग गया लेकिन कोई बात नहीं। ये इस तरीके से 124 सवाल है, इसमें से पढ़ लेना है, इसके बाहर से तो नहीं जाना चाहिए। आ ही गया तो छोड़ देंगे उसको, ग्रामर वाला भी रहता है, इतना हमको बहुत है। अभी इस 10-15 नंबर 20 के नंबर के लिए ज़्यादा हम लोगों को इसमें समय देने की ज़रूरत नहीं है। कहा भी जाता है कि जहाँ देखना है हमको चैप्टर कितना कहाँ से ज़्यादा आउटपुट निकल रहा है उसी चैप्टर को पढ़ना है, कितना तो इसको छोड़ ही देता है। लेकिन हम लोग अगर आ गए हैं तो पढ़ लेते हैं। अब देखिए उतना पढ़ाने के बाद कुछ बातें हैं, टीचर्स नोट जो मैंने बनाया है आप ही के लिए। देखिए इसमें ध्यान से पढ़ें, जैसे कि मैंने थोड़ा सा लिख दिया है नोट्स, आप निकालिएगा तो। प्यारे बच्चों, यह नोट्स कोई साधारण किताब या कॉपी नहीं है, बल्कि 10 सालों का, मतलब सच में 10 सालों का आप देखिएगा ट्रेंड के हिसाब से बिहार बोर्ड के प्रश्नों का निचोड़ है, मतलब समरी है। मैंने इसमें उन सभी टॉपिक्स को शामिल किया है जहाँ बिहार बोर्ड जो बार बार सवाल पूछता है। परीक्षा में 100% स्कोर करने के लिए आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अब देख लीजिए यहाँ नहीं, सब में पहला इसको पढ़ने में पहला आपको देखना पड़ेगा कालचक्र, मतलब टाइमलाइन को घोट जाओ, मतलब जो पहले में था ना उसको याद कर लो। सबसे पहले सेक्शन ए जो बताए थे तारीख, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश को जुबान पे याद कर लो, ना दिमाग में
आना चाहिए। शुरुआत कब हुआ 1449, ख़त्म कब हुआ 1055, 1150, 1500, है ना। इस तरीके से आना चाहिए आपके दिमाग में। 1500 से अभी तक चल रहा है। ऑर्थर बुक वाला सेक्शन डी को रटना नहीं, मतलब रटेगा कितना रटेगा आदमी, है ना। बल्कि सुबह शाम एक बार पढ़ लेना है, बना तो बना, नहीं तो क्या कर सकते हैं, है ना। वो भाग्य वाला चीज़ है, वो सब बन गया तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं। ऑर्थर बुक वाला सेक्शन को आप रट के याद कर सकते तो रट लीजिए, नहीं तो सुबह शाम एक बार पढ़िएगा। वन लाइनर जो हम 12 को 124 ऑब्जेक्टिव है, और टॉप 124 को तो नहीं हो तो कम से कम टॉप वन लाइनर है उसको भी पढ़ लीजिएगा, इसको तो रट लीजिएगा। 124 जो है जो मैंने दिए हैं वो गोली की तरह याद रखो। गोली की तरह याद रखो मतलब याद कर लो कि हमको अगर वो बुक को कंप्लीट करना है तो हमको 124 को सवाल याद रहना चाहिए। बोर्ड जो है सवाल घुमा सकता है ना। मतलब इस तरीके से विच फादर विच पूछ लेगा, लेकिन जवाब क्या रहेगा, इन्हीं में से होगा। मतलब पूछ देगा, देखिए बताए, जैसे पूछेगा हेलमेट किसके द्वारा लिखा गया है तो हम जान रहे हैं, उसी को घुमा के पूछ देगा कि विलियम चौसर क्या लिखे हैं तो हेलमेट। तो इसी तरीके से सवाल घूम सकता है, लेकिन आंसर क्या रहेगा, उसी में छुपा रहेगा। और चौथा है सब्जेक्टिव का ट्रिक यही है कि 5 नंबर वाले सवाल को रटो मत। कितना रटोगे, है ना। इतना ऐसे ही तुमको अलग अलग क्षेत्र में, साइंस के हो तो इतना रटाया गया होगा, कॉमर्स के हो तो अकाउंट्स बिजनेस, या आर्ट्स में हो तो हिस्ट्री, तो उसको रटना ज़्यादा नहीं। मैंने जो सेक्शन ई में आंसर लिखे हैं मतलब उसके कीवर्ड्स को ध्यान में रखो, मतलब जो कीवर्ड है ना वो, और उसको अपनी भाषा में लिख दो, है ना। तो इस तरीके से उस एग्जामिनर है वो भी जान जाएगा कि बच्चा मेहनत करके अपने से लिखा है ना। तो उसको भी लगेगा कि नहीं लिखा है तो दे देते हैं नंबर। ऐसा रटा लिखोगे तो अपने पता चल जाता है कि कहीं से छाप दिया है। तो इसको रटना मत, अपने खाली कीवर्ड्स को ध्यान रखो, अपने भाषा में उत्तर लिख दो। आज देखो इतना मेहनत किया हूँ, यह नोट छोटा है लेकिन एग्जाम बम है। इसे बस इतना पढ़ लो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है ना। अब देखो आपको मैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, आपको करना है तो करिए, लेकिन एक दिक्कत होती है, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझिएगा कि जब मैंने अपना नया चैनल बनाया है तो उसमें क्या होता है कि अगर आप लाइव पढ़ाना चाहते हैं तो 50 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है। तो मैं कुल आपको सबके से इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम वो 50 सब्सक्राइबर कैसे जोड़ दें, ताकि मुझे ये रिकॉर्ड करके अपलोड ना करना पड़े। मैं डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपना चालू करूँ और लाइव पे जाके पढ़ाने लगूँ, ठीक है। बस लाइक करने का मन हो तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। एग्ज़ाम में बढ़िया पढ़ के आए, उसके बाद अच्छा कमेंट करें, और ख़राब भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं।